वो लड़के नए नए आए हैं पॉलिटिक्स में, उनको इनके प्रोज एंड कॉन्स का पता तो कम होता है। मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस से जो भी फिजूल खर्ची है उसको अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह का भी टाइम देखा, वो कभी नहीं कहते थे कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है। पॉलिटिकल आदमी को कहना नहीं चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ख़राब है। सरकार जो है वो हाथ पांव बंद करके बैठ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भी मुद्दा बना के कहेगी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें गई उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। और सर, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर ज़मीन को सरकार ने टूरिज्म को देने का फैसला किया है। इसके पीछे सरकार की सोच क्या थी? क्या ये सही फैसला है या फिर एक बार फिर इस फैसले पर सरकार को रिव्यू करना चाहिए? देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है, ये जब इसको एक्वायर किया गया था तो इसकी ओनरशिप जो थी वो यूनिवर्सिटी के नाम पे ऊपर हुई थी। और एक एक्सटेंशन सेंटर था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का, जो कि पालमपुर में खोला गया। उस वक्त पंजाब के जो हमारे मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री गहलोत जी, तो उनको खेती बाड़ी में बहुत ही वो इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि वो फॉरेन से पढ़ के आए थे और उन्होंने हॉर्टिकल्चर में अमेरिका में जो थी वो उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो उस वक्त एक एक्सटेंशन सेंटर जो था वो उन्होंने कांगड़ा में खोला, और उसके बाद उस एक्सटेंशन सेंटर्स को जो है वो 1966 के बाद जब हमारे पंजाब के जो एरियाज़ थे वो मर्ज हो गए यूटी के साथ, तो एक फुल फ्लैश स्टेट बन गई। तो उस वक्त एक रेजोल्यूशन शांता कुमार के टाइम जो है मूव हुआ कि इसको फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी बनाया जाए, और उस वक्त इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया। और बाद में श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्वर्गीय श्री श्रवण कुमार जो स्पीकर रहे उनके नाम के ऊपर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा। तो उस वक्त ये होल्टा टी स्टेट थी, सबसे बड़ी टी स्टेट्स थी, और इस टी स्टेट्स की ये बनूरी में और दूसरे निकटवर्ती गांवों में उसकी ज़मीन थी, उसको एक्वायर किया गया। और राजकुमारी जो थी उसकी ओनर थी। उस वक्त ये 400 बीघा से ज़्यादा हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी, और उसको लिया गया यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपेंशंस के लिए। और अब यूनिवर्सिटी ने काफ़ी वहाँ काम किए हैं, और इस यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग भी अच्छी रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, और अच्छे वाइस चांसलर रहे हैं, अच्छे फैकल्टीज रहे हैं। और मेरे उस जवाब में मैंने कहा था कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर के आज हिमाचल प्रदेश की सेवा भी कर, जो जहाँ का प्रिंसिपल सीसीएफ है वो भी वहाँ का एलुमनी है, और इसके बाद जो दूसरी स्टेट्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यहीं से पढ़ करके सर्व कर रहे हैं। तो इसका बड़ा नाम था। तो इस संदर्भ में अब मुझे तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी कि टूरिज़्म के लिए कोई ज़मीन देने का कोई इस का कार्यक्रम है। सब क्या सरकार को इसमें सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत है? मैं ये कहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर लैंड है, फ्यूचर एक्सपेंशंस होनी है। अगर आजकल वो एग्रीकल्चर का पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 2-4 सब्जेक्ट पढ़ा दिए और एग्रीकल्चर की डिग्री मिल गई। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आज काम करने जा रहे हैं, जिसमें एग्रोनॉमी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग है, एंटीमोलॉजी है, और इस तरह से दूसरे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो है उनके ऊपर शोध होते हैं, लिंकेजेस होती हैं। अगर आज हमें कोई ज़मीन फालतू नज़र आती है यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो कल को उसके ऊपर शोध भी हो सकते हैं। कोई टिश्यू कल्चर आ सकती है, एग्रो फॉरेस्ट्री आ सकती है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में काफ़ी
जो है वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम ये कहें कि 50 हेक्टेयर के एरिए में सारी यूनिवर्सिटी जो है हो जाए। आज लुधियाना जैसे कैंपस जो है वो एक पूरा बिग सिटी है, तो इतनी ज़मीन है, ये लगभग 2229 कनाल के लगभग ज़मीन है। इट्स ए बिग चंक ऑफ लैंड, और उसमें कोई नेचुरल फार्मिंग का कार्यक्रम है, उसमें सीड सर्टिफिकेशंस का काम है, अच्छे सीड्स हैं, अच्छी दालें हैं, इनको भी प्रोपोगेट करना है। तो वो पहले वाला कंसेप्ट नहीं रहा एग्रीकल्चर का। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनके लिए अलग से जो है वो हमें एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, और उसमें काफ़ी शोध किए जाते हैं। इन चीज़ों को रख कर के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ज़मीन जो है बड़ी कम है, क्योंकि लोगों की स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। कितने लोगों की ज़मीनें एक्वायर करते रहेंगे और उनको अप्रूव करते रहेंगे। चौधरी साहब, क्या आपका ये कहना है कि सरकार को इस पर एक बार और फिर से मैं तो ये मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया था कि आपकी मंशा जो है वो तो ठीक है कि टूरिज़्म जो है वो डेवलप होना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एक प्लेन एरियाज़ को उसको हम किसी दूसरे फंक्शन में दें जो को उसके लिए तो हमें एक कमेटी वगैरह बना लेनी चाहिए। ज़रा उसको वो एक बार थर्ड वेयरिंग जो उसको देखे, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, इसको नॉन एग्रीकल्चर में बदलने के लिए जो है वो हम एक स्ट्रोक से नहीं कर सकते। इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये यूनिवर्सिटी के नाम है ज़मीन, तो यूनिवर्सिटी ने भी वो एनओसी तो दे दिया है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था कि आप नॉन पर्पसेस के लिए दे रहे हो, तो इससे कई बार आगे भी इससे जो है वो इसका अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो नहीं जाता। क्या मुख्यमंत्री ने आपसे सुझाव दिए नहीं, थे? उसने कहा था कि हम चौधरी साहब बैठ कर के बात कर लेंगे। तो अभी कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो हम टूरिज़्म के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन और भी बहुत ज़मीनें हैं वहाँ पर। कुछ फॉरेस्ट हैं जो सबसेविलेंट टू टी स्टेट्स हैं, वो काफ़ी खुली जगह है, और ज़रा अगर कोई आपने इस प्रकार का कोई विलेज डेवलप करना है, टूरिस्ट विलेज डेवलप करना है, तो वो थोड़ा दूर होना चाहिए। उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो अलग से होनी चाहिए। कोई गोल्फ कोर्स डेवलप किया जाए, कोई नज़दीक जो है वो वाटर सोर्स दे करके कोई एंगलिंग का प्रावधान किया जाए। इस तरह से अगर एरो सिटीज़ आपने डेवलप करने, तो एरो सिटीज़ का मतलब यही हुआ कि होटल ही बनाने हैं ना। अब देखा मैं भी एरो सिटीज़ में रहा हूँ, जब जो हमारा एयरपोर्ट है दिल्ली का, उसके साथ बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एरो सिटीज़ की बनी है, लेकिन मैं ठहरा हूँ एक दिन उनके, तो वो तो खाली रहती हैं। वो तो पैसा जो बिल्डर्स ने लगाया है, वो पैसा लगाया हुआ है, वो उन्होंने पता कहीं के जिनके पास जो फालतू पैसा है वो एरो सिटीज़ में उन्होंने लगाया है, और वो सारे के सारे खाली रहते हैं एरो सिटीज़ में। आपके कहने का अर्थ है जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है उसको एग्रीकल्चर इस्तेमाल के लिए कि मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस से के, अगर आपने फुल फ्लैश को सिटी डेवलप करना है, आई एम नॉट इन अगेंस्ट, तो कई किस्म के एरो सिटीज़ डेवलप की है, लेकिन वो थोड़े दूर होने चाहिए, ताकि उसकी उनकी एक्टिविटीज़ अलग से, उनका जो है वो नेटवर्क अलग से हो, और इस तरह से खेती बाड़ी की ज़मीनों को हम युद्ध स्तर के ऊपर ट्रांसफ़र करते जाएंगे, तो लोग आगे खेती छोड़ रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी जो है वो इसकी तरफ जो है वो कम है। और देखिए, कांगड़ा के जो मंत्री हैं, कांगड़ा से कैबिनेट रैंक जिनको मिला है, रघुवीर सिंह बाली, और पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने मुख्यमंत्री के इस विचार का समर्थन किया है। क्या आप उनको भी सलाह देंगे कि इस पर देखिए, वो लड़के नए नए आए हैं पॉलिटिक्स में, उनको इनके प्रोज एंड कॉन्स का पता तो कम होता है, लेकिन वो बेचारे मुख्यमंत्री की बात को थोड़ा डाल सकते हैं, तो उनको तो मुख्यमंत्री की बात जो है वो माननी पड़ती है। मैं भी कोई मुख्यमंत्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी राय है मैंने उनको प्रकट कर दी। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल बैंकरप्सी की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, ये सवाल अंतिम है,
और आपको क्या लगता है इस आर्थिक संकट के लिए क्या सरकार भी जिम्मेदार है? क्योंकि बहुत सारी और पॉलिटिकल स्फीयर में भी ये चर्चा हो रही थी कि आपने कैबिनेट रैंक बांट दिए, आपने ओएसटीज लगा दिए और आपके अफसरों के साथ एक ही डिपार्टमेंट के अफसर के साथ 3-4 गाड़ियां अटैच है, तो क्या ये भी इसका रीज़न है क्या? देखिए ऐसा है कि अभी तो इस सरकार को 1.5-2 साल हो गए, बीच में 2-3 बार तो बाई इलेक्शंस आ गए। तो जब सरकार सत्ता परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत जो है वो घर जो है उनकी मेंटेनेंस भी होती है, ऑफिस की मेंटेनेंस भी होती है। वैसे भी फिजूल खर्चे उसको अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम में ये अच्छी बिल्डिंग्स हैं, सेक्रेटरी की बिल्डिंग है बहुत अच्छी है, इसके ऊपर ज़्यादा तोड़ फोड़ करने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। और जहाँ तक फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो स्टेट की पहले ही अच्छी नहीं है। पिछली सरकार जो रही है हमारे श्री जयराम जी की, तो उसमें भी चाहे दिल्ली में डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन फिर भी धन का अभाव रहा है। जो कुछ उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने कुछ अपनी परेशानियां जो है वो उनको दी, जिससे कि जैसे पेंशन्स की देने की बात थी, डीए देने की बात थी, तो उसको भी स्कटल किया गया, अगली बार छोड़ दिया, अगली सरकार के ऊपर छोड़ दिया। तो उस वक्त भी लास्ट डेज में हर सरकार कोशिश करते हैं कि हम कुछ फीस वगैरह लोगों को दें ताकि इलेक्शन में हम कहने को हो जाए। तो उस वक्त भी फजूल खर्ची हुई है। लेकिन वो तो यही कहते थे कि मिशन रिपीट होगा, मिशन रिपीट तो हुआ नहीं, मिशन डिफीट हुआ। और वो सारी की पारी जो देनदारियाँ हैं वो हमारे हिस्से में आई हैं। तो देनदारियाँ तो हमें देनी है, उससे तो कोई गुरेज नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी भी देनी है, पेंशन भी देनी है, डीए की देनदारियाँ भी हैं, लेकिन सरकार लोन्स के ऊपर ही चलती है। देखिए कर्मचारी नेताओं के पिछले दिनों बयान आ रहे थे, तो वो आपकी सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे कि ऑफिस की रेनोवेशन के लिए करोड़ों का खर्चा हुआ। सचिवालय की चाय का भी उन्होंने जिक्र किया कि 1 करोड़ की तो यहाँ चाय बन रही थी, और उन्होंने स्पीकर का भी जिक्र किया। आपको नहीं लगता कि थोड़ा कंट्रोल आपकी सरकार को करने की भी जरूरत है? देखिए ये चाय पानी का तो मैं तो बहुत कम रोटी खाता हूँ, ना तो मैं कैंटीन में जाता हूँ खाना खाने, और ना मैं सेशन में जो है वो इसके जो हमारी कैंटीन है जो सेशन में खाना खाने जाती है, सारे प्रेस वाले वहीं खाते हैं, सब्सिडाइज रोटी खाती हो। मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैं कभी मैं जाता ही नहीं, ना ही मैंने आज तक सेशन में खाना जो है वो किसी कैंटीन से खाया है। तो ये छोटी छोटी बातें इनको ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक हालत हमारी तो सुधरे, इसके लिए क्या? इकोनॉमी की हालत तो सदरी इसीलिए सुन सकते हैं कि पहले 2 किस्म के बजट थे, एक प्लान बजट था, एक नॉन प्लान, और रेलवे बजट अलग। अब सारे बजट जो है भारत सरकार ने इकट्ठे कर दिए। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स पहले जब ज़्यादा होता था तो सरकारें सोचती थी कि यार ये जो भर्तियाँ जरा इनको कम कर दो, उसके बाद देनदारियाँ उनको धीरे धीरे देते जाओ। अब प्लान नॉन प्लान बजट का कोई पता नहीं होता, वो लमसम बजट देते हैं। जीएसटी की जो हमारा शेयर है पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के ऊपर दिया जाता है, कितनी रिसीट्स हमें आती हैं, तो जीएसटी का जो शेयर है वो भी हमें पूरा नहीं मिलता है। और जो हमारी अपने छोटे मोटे टैक्स हैं, जैसे हमने एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह का जो है वो ठेके ठोके नाम करके, तो जो थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे हम अपनी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। पहले प्लान बजट जो होता था थोड़ा सरकार देती थी, तो उसका थोड़ा पैसा जो था 25% सैलरीज कंपोनेंट में जाता था, 75% ज़मीन के ऊपर नज़र आता था। सड़कें थी, स्कूल थे, पानी की स्कीमें थी। अब भारत सरकार ने कुछ रेडिट्स लगा दिए हैं कि इससे ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये पैमाने सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। जो तो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, लेकिन जो दूसरी अपोजिशन की रूल स्टेट्स हैं उनके लिए सभी के लिए फाइनेंस की दिक्कत है। पंजाब की हालत भी कोई अच्छी नहीं है,
और इसी तरह से दिल्ली की हालत अच्छी नहीं है, वेस्ट बंगाल की हालत अच्छी नहीं है। अब जहाँ जहाँ भी इनकी कोलिशन गवर्नमेंट्स है उनकी पोजीशन अच्छी है उनके लिए, जैसे बिहार में स्पेशल पैकेज दिया है, कुछ उड़ीसा में स्पेशल पैकेज दिया है और महाराष्ट्र में इन्होंने कुछ स्पेशल पैकेज दिया। तो ये पिक एंड चूज़ जो है वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी वक्त हमने देखा है कि कभी भी फाइनेंशियल जो है वो पोजीशन जो थी वो डिटेरियोरेट होती थी। और गुजरात में मोदी साहब की सरकार थी जो आज प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उनको जितना उनका ड्यू बनता था वो मनमोहन सिंह ने दिया। देखिए, मुख्यमंत्री पिछले दिनों बार बार कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि प्रदेश में ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ स्टेट जाए। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का ये बयान क्या अन्य राज्यों में होने वाले इलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है? देखिए, उन्होंने तो वो अपनी वो जो है वो बता दिया कि फाइनेंस की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो हकीकत बताई कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्टेट की ठीक नहीं है। लेकिन मैंने वीरभद्र सिंह जी का भी, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह का भी टाइम देखा, वो कभी नहीं कहते थे कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है। पॉलिटिकल आदमी को कहना नहीं चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ख़राब है। इससे मैसेज ऐसा जाता है कि सरकार जो है वो हाथ पांव बंद करके बैठ गई है। तो इन चीज़ों से जो है वो एक अच्छा जो है वो मैसेज नहीं जाता है। बहुत सी स्टेट्स चुनावों में जा रही हैं, हमारे लोग भी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भी मुद्दा बना के कहेगी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें गई उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो लोग इसके ऊपर भी फिर विचार करेंगे, फिर क्यों सरकारें ऐसी बनानी है। तो इसलिए बार बार इन चीज़ों को भी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, कोई भी सरकार जो है वो कर्जे के साथ ही चलती है। कोई सरकार इतनी नहीं है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। कोई स्टेट बता दो। संबंध में क्या मुख्यमंत्री को भी सुझाव दिया? तो हमने तो मुख्यमंत्री से बात की थी कि बार बार इन चीज़ों से कोई मिलने वाला तो है नहीं। हम अपने पक्ष जो है वो भारत सरकार में रख सकते हैं और वो पक्ष जो है वो दोनों तरफ विधानसभा के अंदर और बाहर रख सकते हैं कि हमारी जो देनदारी हैं वो हमारा जो क्लेम है वो भारत सरकार हमें दे नहीं रही। पिछली इतनी आपदा आई है उसमें हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। जो कुछ आज ये कहते हैं वो तो एक जो हमारी इमरजेंसी में उस वक्त लमसम पैसा जो है वो मिलता था, उसके बाद उन्होंने हर एक स्टेट को बाई इंस्टॉलमेंट जो है वो प्राकृतिक आफतों के लिए पैसे का प्रावधान, वही फंड्स हमें आते हैं। ओवरहेड अब कुछ नहीं है। लेकिन अभी उन 3-4 स्टेट्स को उन्होंने जो पैसा दिया है, जैसे उत्तराखंड को दिया है, इसी तरह से 2 और स्टेट्स को दिया है, तो उनको चाहिए कि उसी एनालॉजी के ऊपर हिमाचल प्रदेश को भी कंपनसेट करना चाहिए।